नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका डिज़ायर टू लर्न के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनवित सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा। आप वेस्ट में जाएंगे अलग कल्चर देखने को मिलेगा। आप नॉर्थ में जाएंगे आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप साउथ में जाएंगे तो भी आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन आप फिर भी सोचिए कि हम सब लोग कितनी यूनिटी के साथ रह रहे हैं और एक साथ मिलकर रह रहे हैं। पूरा क्रेडिट जाता है हमारे संविधान के निर्माताओं ने, जिन्होंने एक बहुत सुंदर सा संविधान हमको दिया है। देखिए, ऐसा संविधान वर्ल्ड के किसी भी अन्य देश में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि डिज़ायर टू लर्न के इस यूट्यूब चैनल का लॉन्च होने का आपने बहुत बेसब्री से वेट किया था। एंड ट्रस्ट मी, आपका वेट करना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसा कि हमने वादा किया था कि अन्य सब्जेक्ट्स की तरह पॉलिटी के लेक्चर्स भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आपने बस एक ही काम करना है, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। और अगर आप हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा हमारे लिए सबसे बड़ी यही होगी कि आपको हमें एग्ज़ाम क्रैक करके बताना है। आप चाहे भले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें इंडियन पॉलिटी अगर मेंशन है सिलेबस में, तो आपने बस वो एग्ज़ाम हमको क्रैक करके दिखाना है। ठीक है। इस लेक्चर सीरीज में पूरी पॉलिटी आपकी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कवर करा दी जाएगी। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ इन एग्जाम्स के बारे में आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्स कवर करेंगे वो है CDS, NDA, CAPF, UPSC, CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट PSC, FCAT और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है। अगर जैसे आपने CDS 2022 का अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें पॉलिटी के अराउंड 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे। तो आप देखेंगे पॉलिटी का वेटेज सभी डिफेंस के एग्जाम्स में कितना ज़्यादा होता है, इसलिए पॉलिटी पढ़ना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोस्टली देखा गया है पॉलिटी का वेटेज ही सबसे ऊपर होता है। तो ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ईजिली कर लेंगे एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको मन लगा के अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी अप्रोच के बारे में कि इस लेक्चर सीरीज़ को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और हमारी अप्रोच क्या रहेगी। देखिए, अगर आपने पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली कर लेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर सीरीज़ को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसको कर ले, वो चाहे इजी लेवल का हो, मॉडरेट का हो या हाई लेवल का हो। इसलिए कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम उसके MCQs करेंगे। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के MCQs आते हैं और इस तरह से हमको इन MCQs को टैकल करना है। तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस जो है कवर करा दिया जाएगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कवर करा दिया जाएगा। आपने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस मन लगा के पढ़ना है। ठीक है। और ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम स्पेशल MCQ सेशंस करेंगे, जिससे कि आप सभी लेवल के MCQs बिल्कुल ईजिली टैकल कर सकें। पूरी लेक्चर सीरीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, बाहर से बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये लेक्चर सीरीज़ इस तरह से डिज़ाइन की जाएगी कि आपका पूरा सिलेबस और आपके पूरे MCQs अच्छे, बिल्कुल अच्छे लेवल वाले, वो यहाँ पे पूरे ईजिली हो जाएंगे। देखिए, मेरा काम है अब आपको पढ़ाना। आपने बस एक चीज़ करना है, और आपने शायद ये लाइन भी कहीं पढ़ी होगी कि रिविजन is the key to सक्सेस। तो आपको बस एक ही चीज़ करना है, वो है रिवीजन। ठीक है। बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर नहीं सकते। आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही होता है। तो आपने क्या करना है, नोट्स ले लीजिए हमसे, या आप खुद नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स के आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। कोई भी एग्जाम हो उसको क्लियर करना है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। आपको रिवीजन करना ही है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं। एक बार उनने पढ़ लिया तो बस अपने आप को आइंस्टीन समझते हैं कि भाई हो गया, बस इसके बाद नहीं पढ़ना। एक बार में देखिए कुछ भी नहीं होगा। आपको मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे। लेक्चर समझ में नहीं आया, लेक्चर को बाद में देख लो। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स को पढ़ लो। तो आपको बस रिवीजन करना ही है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो देखिए, जहाँ भी आपको जनरल स्टडीज़ मेंशन होगा सिलेबस के अंदर, वहाँ पे आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है।
तो ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ और सब टॉपिक्स आपको आगे की स्लाइड्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सब टॉपिक्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सिटीजनशिप है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है। तो ये सब हम कवर करेंगे, आगे आपको और डिटेल में सब देखने को मिल जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इंडियन जुडिशरी। तो इसमें भी सब टॉपिक्स है, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में, यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी जिसको बोलते हैं, गवर्नर के बारे में, और भी जो टॉपिक्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और भी बहुत सारी है, वो हम सब देखेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे हो गई एनएचआरसी हो गई, ठीक है, सीआईसी हो गई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो ये सब हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, और इसके अलावा और भी है तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो अभी तक हमने देखा वो सिर्फ टॉपिक्स थे। अब हम देखेंगे बिल्कुल सब डिवीज़न टॉपिक्स के बिल्कुल डिटेल फॉर्म में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें हम कंपनी रूल पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 के एक्ट तक देखेंगे। फिर क्राउन रूल में हम देखेंगे 1858 के एक्ट से लेकर 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वहाँ तक हम पूरा देखेंगे। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में आर्टिकल 1 to 4 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल धार कमीशन के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और भी अन्य कमीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे, जो कि आर्टिकल 5 to 11 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ठीक है, ट्रिपल स्टार। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन इसके अंदर से होगा ही होगा। फिर हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 36 to 51 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 52 to 151 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 152 to 237 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें हम एग्जीक्यूटिव देखेंगे, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर किस तरह से काम करता है ना, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है गवर्नर की, ये सब हम देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में हम फिर हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये डिलीटेड आर्टिकल है 238 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से निकाल दिया था। बेसिकली ये पार्ट बी स्टेट्स के लिए लागू था, जो कि रिमूव कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न के लिए था बेसिकली। द यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 239 to 242 में, है ना। पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में देखेंगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हुआ, 1 सेकेंड, इलेक्शन कमीशन हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, फाइनेंस कमीशन हुआ, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हुआ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हुआ, ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हुआ। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे कि एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी अन्य जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
फिर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल स्टेट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, फिर कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती है, इन सब के बारे में इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स है इमरजेंसी से रिलेटेड वो हम बात करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल कोई भी नेता कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, क्या क्राइटेरिया है कि इस पार्टी को नेशनल पार्टी बोला जाए, बाकी अन्य चीज़ें भी इसमें देखेंगे। फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केशवानंद भारती केस है, शंकरी प्रसाद केस है, इन सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कितना अच्छा दिमाग लगाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखिए अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं कि उनको अमेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी उसके लिए चाहिए रहती है, तो वो सब हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है, कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कोई भी अगर पॉलिटी का अगर आप मेंस दे रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रेशर ग्रुप करके, है ना। तो प्रेशर ग्रुप को मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप देखिएगा इसका कितना इंपॉर्टेंस है। आपने अभी देखा होगा 3 फार्म लॉस, ये क्यों गवर्नमेंट ने वापस लिए, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था प्रेशर ग्रुप, ठीक है। जो फार्मर्स की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इतना प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट को आखिरकार देखिए कुछ पूरे इंडिया के जो फार्मर्स थे वो नहीं कर रहे थे उसमें प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ ही स्टेट के जो फार्मर्स कर रहे थे उन्होंने इतना प्रेशर बना दिया गवर्नमेंट के ऊपर कि उनको ये फार्म लॉस वापस लेने पड़े। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट हम स्पेशल प्रोविजंस देखेंगे कुछ स्टेट्स को लेकर, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात है, नागालैंड है, आसाम एंड मणिपुर है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा है, कर्नाटका है। इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है वो सब हम इसमें देखेंगे। अब बहुत से बच्चों का डाउट रहता है रेफरेंस बुक्स को लेकर कि हम कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमारा सब कुछ ईजिली हो जाए। तो देखिए इस लेक्चर सीरीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको बिल्कुल भी कोई भी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इजी लैंग्वेज में इस लेक्चर सीरीज़ में करा दिए जाएंगे ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सके, और बिल्कुल आप कर लेंगे, ट्रस्ट में आप बिल्कुल इजीली सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन एक बुक अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। नेक्स्ट इज डी डी बसु जो बुक है, वो देखिए इसकी थोड़ी जो लैंग्वेज है अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसकी थोड़ी लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ पड़ती है। तो इजीली अगर आप नया नया पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो डी डी बसु प्रेफर नहीं करिएगा, आप लक्ष्मीकांत पे ही जाइएगा, ठीक है। क्लास 11 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस जो लेक्चर सीरीज में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे और जिस वे में आपको पढ़ाया जाएगा इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो हमने अपना पूरा अभी डिस्कशन कर लिया है सिलेबस का। अगर इसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा तो आप ये मत समझिएगा कि वो टॉपिक हम नहीं करेंगे, हम सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करेंगे, और ये लेक्चर सीरीज़ ही कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि आपका कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छूटे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने CDS 2022 के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप ये समझ पाए कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। हम जो राइट आंसर होगा उसको तो देखेंगे, साथ में जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है वो डिफरेंट लेवल के हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ईजी लेवल का होगा, एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का होगा और एक क्वेश्चन हार्ड लेवल का होगा, ठीक है। अब जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो देखिए तीनों क्वेश्चंस हार्ड लेवल के ही होंगे, और जो पहले पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि इजी लेवल का कौन सा है, मॉडरेट लेवल का कौन सा है और हार्ड लेवल का कौन सा है, ठीक है। तो हम पहले अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर इंसर्ट करा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट करा गया था। इसके अलावा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी गई थी कि ये पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनका बच्चा 6 to 14 एज ग्रुप के बीच में है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान करें ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, जो आपका 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के ऊपर है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे ए है और बी है, ये 1 नंबर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। अभी जो ए है वो बी का सीनियर है और बी एससी या एसटी का है, ए जो है वो जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, अभी ए सीनियर है और बी जूनियर है, लेकिन कुछ समय बाद इनको नंबर 2 पे प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन के तहत जो एससी एसटी वाला है उसको पहले प्रमोशन मिलेगा, तो अब वो बी यहाँ पे पहुँच गया है, ए अभी भी यहीं पे है, तो बी ए का सीनियर हो गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद ए भी प्रमोशन लेकर सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो इसमें अब सीनियर कौन होगा ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली बी यहाँ पे सीनियर कहलाएगा। अब वो सही है या गलत ये डिबेट वाला टॉपिक है, लेकिन अब यहाँ पे सीनियर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 84 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है, जिसको 25 ईयर तक और बढ़ा दिया था, अप टू 2026 तक। अप टू 2026 तक जो सीट्स हैं उतनी ही रहेगी। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होता है? 1991 के सेंसस के ऊपर बेस्ड होता है कि 1991 में पॉपुलेशन कितनी थी, उस हिसाब से सीट्स होगी लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायत होती है उसमें एससी की कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं होगा, उसके रिलेटेड है। तो अरुणाचल प्रदेश में एससी की कोई सीट रिजर्व नहीं रहेगी पंचायत के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ऑप्शंस आपको दिए गए थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और यूपी। इनमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर था आपका डी, 1, 2, 3 एंड 4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी। और इसमें आपको ऐड करना है टोटल इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों रहता है। ठीक है, तो 6 स्टेट्स कौन कौन से हुए? आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, 2 और है, एक आपका है उड़ीसा और नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना अच्छा दिया हुआ है इसमें ना, कर्नाटका होगा, कर्नाटका। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको मनी बिल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हम करेंगे। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया था कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये बिल्कुल सही था। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। ये भी बिल्कुल सही है, काउंसिल ऑफ स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर ए बिल इज मनी बिल और अदरवाइज। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जो लोकसभा स्पीकर है वो ही मतलब डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है, लास्ट इसमें दिया गया है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल। ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो उनके पास कोई जैसे इसमें दिया गया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल। काउंसिल ऑफ स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती मनी बिल को डिस्कस करने के लिए। बेसिकली पावर होती है, पावर डिस्कशन की होती है, और ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जब मनी बिल पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर सीरीज़ का बेनिफिट ले सकें। देखिए, एक फ्री इनिशिएटिव है, तो जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है, और जितने लोग इससे बेनिफिट उठा सके वो अगर उठाएं तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो डिज़ायर टू लर्न की पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा पढ़ाने का। और ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अनविश सिसोदिया। अब विदा लेता हूँ आपसे। इस लेक्चर में थोड़ा आपको वॉइस का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरा भी गला ख़राब है और कोल्ड हो रहा है बेसिकली मुझे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में जब रिकॉर्ड करूँगा तो आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर आए और आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।